नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। मणिपुर में जातीय हिंसा और उसके बाद हुए तनाव को कल 100 दिन पूरे हो जाएंगे। सोचिए, 100 दिन। 3 मई से मणिपुर में यह जातीय हिंसा शुरू हुई, जिसका असर पूरे राज्य पर हुआ और वो असर उसने अब तक झेला है। 152 लोगों की इस हिंसा में मौत हो चुकी है, वो मारे जा चुके हैं और हजारों लोग घायल हुए। करीब 14,500 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि इस हिंसा में और हिंसा के बीच 4 मई को 2 महिलाओं के साथ हुए बर्बर व्यवहार का जो वीडियो कुछ दिन बाद सामने आया, उसने एक बार फिर जातीय हिंसा की इस आग को घी का काम किया। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने हालात संभालने के लिए राज्य का 3 दिन का दौरा भी किया। उसके बावजूद रह रहकर हिंसा होती रही। विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को नाकाम बताते हुए लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया, जिस पर कल से चर्चा चल रही। मणिपुर के इस संकट का आज 99वां दिन था। आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर सरकार को जमकर घेरा, जिसका जवाब सरकार की ओर से पहले केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दिया और फिर गृह मंत्री अमित शाह ने। कल मणिपुर संकट के 100वें दिन अविश्वास प्रस्ताव पर हुई चर्चा पर प्रधानमंत्री अपना जवाब देंगे और कल ही मणिपुर संकट का 100वां दिन भी है। इस बीच मणिपुर के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने की और सरकार पर एक के बाद एक कई आरोप दागे। बीच बीच में जोरदार हंगामा भी हुआ। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के अभी तक मणिपुर न जाने पर सवाल उठाए और कहा कि वो मणिपुर इसलिए नहीं गए क्योंकि उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने मणिपुर में भारत माता की हत्या की है। सरकार पर यह आरोप लगा। राहुल गांधी ने एक तरीके से मणिपुर की हिंसा को राष्ट्रीय मुद्दे की तरह स्थापित करने का एक प्रयास किया है। 99वें दिन पर, मतलब इतने दिन के बाद भी सेंटर स्टेज पर लाने का प्रयास। जवाब में सरकार की तरफ से स्मृति ईरानी कहीं 84 के दंगे, कहीं कश्मीर में पंडितों के पलायन पर बात की उन्होंने, और तो और हंगामा राहुल के एक कथित हवाई चुम्बन पर भी हुआ। दोनों ही नेताओं ने मणिपुर के बहाने कई दूसरे मुद्दों पर भी बात की और एक दूसरे के दलों पर जमकर हमले किए। आज दिन भर में क्या हुआ और राहुल गांधी और स्मृति ईरानी ने एक के बाद एक दूसरे पर क्या बयान दिए, आइए वो एक एक करके आपको सुनाते हैं। स्पीकर सर, इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान, सिर्फ मणिपुर की नहीं, हिंदुस्तान, इनकी राजनीति ने मणिपुर को नहीं, हिंदुस्तान का हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है। उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की। इसका मतलब भारत माता ने मणिपुर में की। आपने मेरी मां मणिपुर में, एक मेरी मां यहां बैठी है, दूसरी मां को आपने मणिपुर में। और हर रोज जब तक आप हिंसा को बंद नहीं करोगे, तब तक आप मेरी मां कर रहे हो। हिंदुस्तान की सेना मणिपुर में एक दिन में शांति ला सकती है। हिंदुस्तान की सेना का प्रयोग नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप हिंदुस्तान को मणिपुर में चाहते हो। आपकी पीठ पर, आपके आसन पर जिस प्रकार का आक्रामक बर्ताव आज देखा गया, उसका मैं खंडन करती हूं। पहली बार राष्ट्र के इतिहास में भारत मां की बात की और कांग्रेस पार्टी यहां पर
बजाती रही, जो भारत की बात पर कांग्रेस पार्टी ने ताली पीटी आज इस सदन में, इस बात का संकेत पूरे देश को दिया कि मन में गद्दारी किसकी है। अब आप कहोगे ये बात मैंने नॉन कॉन्फिडेंस मोशन में क्यों रखी? इसका क्या मतलब है कि भारत एक आवाज है, भारत लोगों का दुख है, भारत लोगों का कष्ट है, मुश्किलें हैं। क्योंकि भाई और बहनों, भारत एक आवाज है, भारत इस देश के सब लोगों की आवाज है। और अगर हम उस आवाज को सुनना चाहते हैं, हमें अहंकार को, नफरत को मिटाना पड़ेगा। मैं इनसे पूछती हूं, इन्हीं के अलायंस के एक सदस्य बैठे हैं जिन्होंने तमिलनाडु में कहा कि भारत का मतलब मात्र उत्तर भारत। अगर हिम्मत हो राहुल गांधी में तो आकर भारत के ऊपर इस प्रकार का कटाक्ष करने वाले डीएमके के अपने साथी का खंडन करके बताएं। कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने कश्मीर में रेफरेंडम की बात की। अगर हिम्मत है गांधी खानदान में तो इस सदन में और इस देश को बताए कि कश्मीर को देश से हटाने की साजिश में कांग्रेस के उस नेता का वक्तव्य क्यों है। यू आर नॉट इंडिया बिकॉज यू डिफाइन करप्शन इन इंडिया। You are not India because you define incompetence. You are not India. कुछ ही दिन पहले मैं मणिपुर गया। हमारे प्रधानमंत्री नहीं गए, आज तक नहीं गए, क्योंकि उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है। मैंने मणिपुर शब्द प्रयोग किया, मगर आज की सच्चाई यह है कि मणिपुर नहीं बचा है। मणिपुर को आपने दो भाग में कर दिया है, मणिपुर को आपने बांट दिया है, तोड़ दिया है। तो ये कहना उचित होगा कि एक तरफ निर्भया फंड की रचना की घोषणा करते हैं 13 में, एक काम निर्भया फंड में नहीं करते, लेकिन जो निर्भया के बलात्कारी हैं उनको कांग्रेस नित अलायंस के लोग बलात्कारी के हाथ में 10,000 रुपए और एक सिलाई की मशीन देते हैं। हमें इस बात का गौरव है कि देश में 42 प्रोजेक्ट्स 5,000 करोड़ की लगभग लागत से भारत सरकार के सौजन्य से बन रहे हैं। जो महिला सुरक्षा के लिए ये ना कर पाए वो आज प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। एक बात पर मैं आपत्ति अभी दर्ज करती हूं अध्यक्ष जी, कि जिनको आज मुझसे पहले वक्तव्य देने का अधिकार दिया गया, उन्होंने जाते जाते एक अभद्र यहां पर लक्षण के दर्शन दिए। इट इज ओनली अ मिसोजिनिस्टिक मैन who can give a flying kiss to a parliament with seats female members of parliament. ऐसी गरिमा विहीन आचरण को इस देश के सदन में कभी नहीं देखा गया। हालांकि ये जो हवाई चुम्बन के बारे में जो बात कर रही हैं स्मृति ईरानी, उसमें उस मामले में अब कांग्रेस के सूत्र, उनका ये कहना है कि वो चुप रहने के लिए कह रहे थे और स्पीकर की ओर वो देख रहे थे और किसी की ओर नहीं देख रहे थे। अब जो इस पर स्पष्टीकरण होगा वो राजनीतिक मैदान में वो सामने आ जाएगा। ये मसला मणिपुर से अलग हटता है, इस वजह से आइए वापस आते हैं। स्मृति ईरानी तो 84 के दंगों तक ही गई, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह नेहरू के दौर तक चले गए। अपने 2 घंटे 5 मिनट के जवाब में मणिपुर पर तो बात में वो बोले ही अपना, उन्होंने अपनी पूरी बात की,
लेकिन पहले उन्होंने यह साबित करने की कोशिश की कि आज की सारी समस्याओं का आजादी के बाद कांग्रेस का ही दौर रहा है और ये सारी समस्याएं जो हैं ये वहीं से चलती चली आ रही हैं। इसके साथ ही मोदी सरकार की कामयाबियों का भी उन्होंने जिक्र किया। भारत की संसद के इतिहास में अविश्वास प्रस्ताव पर किसी भी नेता का ये अब तक का सबसे लंबा भाषण रहा है। इस दौरान फिर जब मणिपुर पर बोले तो विस्तार से बताया कि उनकी सरकार ने मणिपुर संकट को हल करने के लिए क्या क्या किया। मैं आपके माध्यम से देश की जनता को कहना चाहता हूं, ये परिस्थिति जन्य नस्लीय हिंसा है, इसको राजनीति का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। और मान्यवर 3, 4, 5 मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं, इस देश के प्रधानमंत्री ने रात को 4 बजे भी मुझे फोन किया है और दूसरे दिन 6:30 बजे मुझे फोन से उठाया भी इस देश के प्रधानमंत्री ने। और ये कह रहे हैं मोदी जी ध्यान नहीं रख रहे। मान्यवर 3 दिन तक लगातार हमने यहां से काम करने का काम किया, 16 वीडियो कॉन्फ्रेंस करी, 36,000 लोग सिक्योरिटी फोर्सेस सीएपीएफ के वहां पहुंचाए, वायुसेना के विमानों का उपयोग किया, चीफ सेक्रेटरी बदल दिया गया, डीजीपी बदल दिया गया, सुरक्षा एडवाइजर भेज दिया गया, चीफ सेक्रेटरी भारत सरकार ने भेजा, डीजीपी भारत सरकार ने भेजा, सुरक्षा एडवाइजर भारत सरकार। ये सब 4 तारीख की शाम को समाप्त हो गया था। 3 को हिंसा हुई, 4 तारीख को समाप्त हो गया था। मैं हिंसा की भी आंकड़े देना चाहता हूं। मैं क्यों कह रहा हूं कि आप राजनीति कर रहे हो, मैं लॉजिक के साथ कह रहा हूं। मान्यवर अब तक 152 लोग मारे गए, इसमें कोई छुपाने की जरूरत नहीं है। ये सोशल मीडिया के जमाने में छिप भी नहीं सकता है और हमारा स्वभाव भी छिपाने का नहीं है। मान्यवर 152 लोग मारे गए, इसकी एनालिसिस क्या है? मई में 107 मारे गए, मई महीने में, आज हम अगस्त में, जून में 30 मारे गए, जुलाई में 15 मारे गए और अगस्त में अब तक 4 मारे गए। मान्यवर मई में जो 107 मारे गए उसमें से 68 लोग 3, 4 और 5 में पहले 3 दिन में ही मारे गए। मैं इसके माध्यम से ये कहना चाहता हूं मान्यवर कि हिंसा धीरे धीरे कम हो रही है। हम हिंसा में की आग में तेल डालने का काम न करें। अमित शाह ने यह भी बताया कि विपक्ष की राजनीति ने इस हिंसा को और भड़काया है। उन्होंने राहुल गांधी के दौरे को ऐसी ही एक राजनीति से भरा हुआ एक वाकया बताया। कहा कि ऐसे नाजुक मौकों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। हम तेल न डालें। तेल कैसे डाला जाता है मैं बताता हूं। श्री राहुल गांधी जी यहां से वहां मुलाकात करने, मैं बड़ा स्वागत करता हूं। संवेदना है, मणिपुर की चिंता है। गए, एयरपोर्ट पर उतरे, उन्होंने कहा कि भाई हमें चूड़ाचांदपुर जाना है। ठीक है भाई, अगले दिन जाने वाले थे, पहले दिन कहा कोई बात नहीं, चाहिए आप जरूर जाना चाहिए। हमने कहा हेलीकॉप्टर से चले जाइए, कि नहीं मैं रोड से जाऊंगा। पुलिस ने रोकना पड़ा। फिर 3 घंटे तक ऑल इंडिया लाइव कराकर ये नाटक देश को दिखाया और फिर 4 बजे दूसरे दिन हेलीकॉप्टर से चले गए। भाई हेलीकॉप्टर से चले जाते तो क्या आपत्ति थी, हमने सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की थी। परंतु इस प्रकार की काम करने के लिए वहां जाना, इसको पॉलिटिक्स कहते हैं गौरव जी। आप वहां जाते हैं तो कोऑपरेट करिए। चूड़ाचांदपुर जाने से कोई नहीं रुक रहा, हम हेलीकॉप्टर से भेज रहे हैं। आप जाना नहीं चाहते, नहीं मैं बाय रोड ही जाऊंगा। चलो बाय रोड जाना है, जनता को दिखाना है, तो फिर दूसरे दिन क्यों गए? अब गृह मंत्री ने 4 मई को 2 महिलाओं के साथ बर्बर व्यवहार के वीडियो का भी जिक्र किया। कहा कि विपक्ष को वो वीडियो समय पर पुलिस को दे देना चाहिए था, उसके सार्वजनिक होने का इंतजार नहीं करना चाहिए था। अब अंत में जो शर्मनाक वीडियो आया, मैं इसके बारे में भी कहना चाहता हूं। मान्यवर, ये वीडियो 4 मई के दिन की दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। दुनिया में किसी भी जगह पर, किसी भी स्थान पर किसी महिला के साथ, किसी युवा महिला के साथ इस तरह की घटना समाज के नाम पर दबा है। मान्यवर, इसका कोई समर्थन नहीं कर सकता, ना सदन कर सकता है, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी ना कर सकती है, यहाँ की ना वहाँ की। मेरे मन में एक छोटा सा सवाल मेरे मन में तो नहीं आया, कुछ मीडिया के मित्र जो ऊपर बैठे हैं उन्होंने डाल दिया। उन्होंने मुझे पूछा कि अमित भाई ये 4 मई का वीडियो संसद सत्र के 1 दिन पहले ही क्यों आया?
अगर किसी के पास वीडियो था तो वीडियो डीजीपी को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? माननीय, किसी के पास वीडियो था तो पुलिस तंत्र को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? उसको सार्वजनिक करना चाहिए क्या? वो महिला के सम्मान की तो सोचो। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का कल तीसरा दिन है। अंत में प्रधानमंत्री चर्चा का जवाब देंगे, जिसके बाद मतदान होगा। और ये मणिपुर की हिंसा की जो शुरुआत हुई थी उसके 100वें दिन होने जा रहे हैं। मणिपुर में हिंसा के बीच तनाव को, जैसे कि हमने आपको बताया, 100 दिन पूरे होंगे। आज गृह मंत्री अमित शाह का भाषण 2 घंटे से ज्यादा लंबा था और तीखा भी ऐसे था। बहुत मतलब आपने देख लिया किस तरीके के जवाब उन्होंने दिए। तो अब आप इसी से कल्पना कीजिए कि कल जब प्रधानमंत्री अपना भाषण देंगे मणिपुर की हिंसा के 100वें दिन और ट्रस्ट वोट के तीसरे दिन के भाषण में, जो 3 दिन का ये है, कल तीसरा दिन शुरू हो जाएगा, तो उसमें क्या उम्मीद रखनी चाहिए कि वो क्या बोलेंगे? इस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल रहे हैं हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा। जी संकेत, विपक्ष ये कहता आया था कि वो ये जानता है कि उसके पास अंक गणित नहीं है। इसके बावजूद भी अविश्वास प्रस्ताव इसलिए लाया गया ताकि मणिपुर के मुद्दे पर पीएम मोदी सदन में आएं और बोलें। लेकिन जिस तरह से आज गृह मंत्री अमित शाह ने, वो चाहे मणिपुर का मुद्दा हो, चाहे कश्मीर का मुद्दा हो, या 9 साल की यूपीए सरकार की परफॉर्मेंस और 9 साल की मोदी सरकार की परफॉर्मेंस का मुद्दा हो, तमाम मुद्दों पर जिस तरह से आंकड़ों के साथ, तथ्यों के साथ विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया है, उसके बाद विपक्ष निश्चित तौर पर ये सोचेगा कि कहीं उससे रणनीति में गलती तो नहीं हो गई अविश्वास प्रस्ताव लाने की। क्योंकि 2 घंटे 13 मिनट का भाषण आज गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में दिया है। और जो सूत्र हमें बता रहे हैं उसके मुताबिक इससे पहले जो इतना लंबा भाषण था वो 1965 में लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, 2 घंटे 12 मिनट का। यानी अविश्वास प्रस्ताव पर सबसे लंबे भाषण का रिकॉर्ड आज अमित शाह के नाम पर दर्ज हो गया। जिस तरह से उन्होंने एक एक करके मणिपुर को लेकर के बातचीत की, जो आरोप लगते रहे हैं उसको भी उन्होंने जवाब दिया है। उन्होंने जो सरकार की ओर से एक्शन लिया गया उसका भी जवाब दिया और साथ ही ये भी कहा कि विपक्षी दल इस पर केवल राजनीति कर रहे हैं, उन्हें राजनीति नहीं करनी चाहिए। कश्मीर की उन्होंने बात की, उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था की बात की, उन्होंने मोदी सरकार के तमाम उन पैरामीटर्स के ऊपर बातचीत की है जिसको लेकर के यूपीए सरकार कहती आई है कि मोदी सरकार का प्रदर्शन ठीक नहीं रहा है। तो 9 साल का, 10 साल का यूपीए सरकार का कार्यकाल और 9 साल का मोदी सरकार का कार्यकाल, और इस तरह से ये पूरी भूमिका आज गृह मंत्री अमित शाह ने रख दी है। अब सवाल ये उठ रहा कि कल जब पीएम मोदी बोलेंगे तो वो क्या कहेंगे, क्योंकि आज जिस तरह से आक्रामक तेवर अमित शाह के रहे हैं, आप मान करके चलिए इससे भी ज़्यादा आक्रामक तेवर पीएम मोदी के रहेंगे। क्योंकि मंगलवार को जब बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई थी तब पीएम मोदी ने कहा था कि आप इस अविश्वास प्रस्ताव को आखिरी ओवर की तरह ट्रीट करें जिसमें आपको हर गेंद के ऊपर छक्का लगाना है। आज गृह मंत्री अमित शाह ने छक्के लगाए हैं, अब देखना होगा कल पीएम मोदी किस तरह से कहेंगे। और निश्चित तौर पर यह विपक्ष एक बार फिर से कल सोचने को मजबूर होगा, क्योंकि पिनाकी मिश्रा जो कि बीजेडी के सांसद हैं, वो विपक्ष को ये चेता चुके हैं कि आपने ये गलती कर दी है अविश्वास प्रस्ताव ला करके, ये जानते हुए भी कि आपके पास नंबर नहीं है, क्योंकि पीएम मोदी आपके आरोपों की धज्जियां उड़ा देंगे। तो कल भी मणिपुर की ही चर्चा गर्म रहेगी। ऐसे में एक नजर डालनी बहुत जरूरी हो जाती है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, मणिपुर में इस तरीके के हालात जो हैं वो क्यों बने। वैसे तो मणिपुर के 2 प्रमुख समुदायों, मैतेई और कुकी के बीच में कई मुद्दों पर तनाव काफी समय से चल रहा है, लेकिन 27 मार्च को मणिपुर हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस एमवी मुरलीधरन ने एक ऐसा आदेश दे दिया जिसने इस तनाव को भड़का दिया। उन्होंने एक याचिका पर राज्य सरकार को निर्देश दिए कि वो मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने पर विचार करे। इसी के खिलाफ पहला बड़ा विरोध प्रदर्शन 3 मई को कुकी आदिवासी बहुल चूड़ाचांदपुर जिले में हुआ। राज्य के अन्य आदिवासी बहुल पर्वतीय क्षेत्रों में भी इस तरह के विरोध प्रदर्शन होने शुरू हो गए। चूड़ाचांदपुर जिले में ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर के आह्वान पर हाईकोर्ट के निर्देश के खिलाफ एक विरोध मार्च निकाला जा रहा था। उसी दौरान वहां के मैतेई समुदाय के लोगों के साथ मार्च में चल रहे कुछ लोगों के साथ झड़प हो गई। इसे रोकने के लिए पुलिस जो है उसने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। इस झड़प के बाद राज्य के कुछ और इलाकों में भी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए और ये विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गए।
इसमें आगजनी भी देखने को मिली। ये 4 मई की तस्वीरें हैं आपके स्क्रीन पर। और उसके बाद 4 मई को 2 महिलाओं के साथ जो एकदम बर्बर व्यवहार हुआ, उसने हालात को और बिगाड़ दिया। उसकी भी तस्वीरें सामने आई थी। वो तस्वीरें दिखाने लायक नहीं हैं, हम नहीं दिखाएंगे। तब हालात ऐसे हो गए थे कि मणिपुर से पूर्व राज्यसभा सांसद और जानी मानी बॉक्सर मैरी कॉम को सोशल मीडिया पर राज्य और केंद्र सरकार से जल्द शांति बहाली के लिए कदम उठाने की अपील करनी पड़ी। उन्होंने कहा था कि मेरा राज्य जल रहा है, कृपया मदद करें। इन घटनाओं के बाद राज्य सरकार ने सुरक्षा बलों को पूरे राज्य में तैनात किया, लेकिन हिंसा रह रहकर भड़कती रही। हिंसा की इन घटनाओं के बीच कई जगहों पर बहुसंख्यक समुदायों के बीच फंसे बाकी समुदाय के लोगों की सुरक्षा के लिए सरकार को आगे आना पड़ा। सेना और असम राइफल्स ने हिंसा प्रभावित कई इलाकों में फंसे हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पूरी हिंसा गलतफहमी और अफवाहों का नतीजा है, लेकिन यह गलतफहमी अगर हुई तो क्यों? इस पूरी हिंसा के पीछे आखिर वजह क्या है? इसके लिए पहले मणिपुर की आबादी और भूभाग को समझना होगा। एकदम बैकग्राउंड में चलते हैं, तभी आपको स्थिति समझ में आएगी कि ऐसा हो क्यों रहा है। मणिपुर में निवास करने वाला सबसे बड़ा समुदाय मैतेई समुदाय है, जिसकी आबादी राज्य की करीब आधी है, 50%, लेकिन उसे अनुसूचित जनजाति का दर्जा नहीं मिला है। मैतेई समुदाय ज्यादातर घाटी और मैदानी इलाकों में निवास करता है। जिस इलाके में मैतेई निवास करते हैं वो राज्य के भूभाग का करीब 10% है, यानी कि 50% आबादी 10% भूभाग में रहती है। मैतेई समुदाय की खास सांस्कृतिक पहचान, विरासत और बोली राज्य की बाकी अनुसूचित जनजातियां, जिसमें नागा, जोमी, कुकी वगैरह शामिल हैं, वो सब कुछ मिलाकर राज्य के 50% है और ज्यादातर राज्य के पर्वतीय इलाके में बसते, यानी कि रिमेनिंग 90%। इसके निवास का भूभाग राज्य का, जैसे कि हमने आपको बताया, वो 10% था, तो ये 90%। इन सभी आदिवासी समुदायों की अपनी एक खास सांस्कृतिक पहचान, विरासत और बोलियां। दरअसल मैतेई समुदाय मणिपुर में राजनीतिक तौर पर सबसे प्रभावशाली रहा है। करीब 60 सदस्यों की राज्य विधानसभा में 2/3 सदस्य मैतेई समुदाय के आते हैं। लेकिन मैतेई समुदाय का दावा है कि वो राज्य के सबसे पुराने स्थानीय समुदायों में से है और उसे उसकी विशिष्ट संस्कृति, पहचान, भाषा वगैरह की वजह से अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिलना चाहिए। मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मुहिम की अगुवाई करने वाले संगठन शेड्यूल्ड ट्राइब डिमांड कमिटी मणिपुर, यानी कि STDCM का कहना है कि अपने लिए अनुसूचित जनजाति के दर्जे की मांग करना किसी का भी संवैधानिक अधिकार है। ये उनका भी अधिकार है, उनका दावा है। और मणिपुर के स्थानीय समुदाय होने के नाते हम भी अपने हितों को संवैधानिक सुरक्षा मुहैया कराना चाहते हैं। उनका कहना है कि बाकी साथी अनुसूचित जनजाति के समुदायों के संसाधनों पर कब्जा करने की हमारी कोई मंशा नहीं। हम चाहते हैं हमको भी हमारी राइट्स मिल जाए। वो कहते हैं कि हम मणिपुर के सबसे पुराने स्थानीय समुदाय, फिर भी यह हक हमको नहीं। लेकिन अपने ही राज्य में वो कहते हैं हम बाहरी लोगों की तरह हो गए। घाटियों में आकर कोई भी रह सकता है, चाहे वो अनुसूचित जनजाति का क्यों ना हो। इसके अलावा हमारी आबादी भी घट रही है। इस संगठन का कहना है कि 1951 में मैतेई राज्य की जनसंख्या की करीब 60% आबादी थी, लेकिन 2011 की जनगणना में वो घटकर 44-45% हो गई। उनका यह भी कहना है कि 1901 में उन्हें मुख्य आदिवासी समुदाय माना गया। 1931 में उन्हें हिंदू आदिवासी समुदाय बताया गया और उनकी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान और भाषा को बचाने पर जोर दिया गया। लेकिन 1950 में उन्हें अनुसूचित जनजाति की लिस्ट से बाहर कर दिया गया, जिसकी वजह से वो सरकार को पता होगी, ऐसा उनका दावा था।
इस संगठन की अपील पर ही मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए कि वो मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजातियों में शामिल करने पर विचार करे, लेकिन बाकी आदिवासी समुदाय को यह निर्देश नागवार गुजरा कि कैसे कैसे हो सकता है। इसी के विरोध में 3 मई को, जैसे कि हमने आपको पहले बताया, ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर ने ट्राइबल सॉलिडेरिटी मार्च नाम के पर्वतीय इलाकों में विरोध प्रदर्शन शुरू किए, उसका आह्वान किया और प्रदर्शन शुरू कर दिया। और इन विरोध प्रदर्शनों के बाद कई जगहों पर हिंसा हुई और हालात फिर एकदम से बिगड़ने शुरू हो गए। ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर ने जो बताया वही नाराजगी की वजह रही। इसके मुताबिक मैतेई समुदाय द्वारा अनुसूचित जनजाति के दर्जे की मांग राज्य के पर्वतीय जिलों में रहने वाले आदिवासी समुदायों के संसाधन जो हैं उनको छीनने की साजिश। उनका यह कहना है कि पहाड़ों में आदिवासी लोगों की जमीन को संविधान के अनुच्छेद 371C के तहत मणिपुर लैंड रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म्स यानी कि MLR-LR एक्ट 1960 के सेक्शन 158 यानी कि सेक्शन 158 से सुरक्षा हासिल है और इसके तहत आदिवासियों की जमीनों को गैर आदिवासियों को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। इस मेमोरेंडम में मैतेई समुदाय को विकसित समुदाय बताया गया है जो राज्य के मैदानी इलाकों में रहता है और कहा गया है कि मैतेई समुदाय की आबादी कुल आबादी की 60% से ज्यादा है। अब आप देख रहे हैं, कोई 44 बता रहा है, कोई 60 बता रहा है, कोई 50 बता रहा है। यहीं से अफवाह शुरू हुई और वो हिंसक हो गई। फिर वो कहते हैं कि अगर मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया तो मणिपुर के हाशिए पर रह रहे आदिवासियों को मिले संवैधानिक और कानूनी बचाव खत्म हो जाएंगे। चूड़ाचांदपुर में कुकी समुदाय पहले ही राज्य सरकार के एक फैसले से नाराज था। कुकी समुदाय ने आरोप लगाया था कि राज्य सरकार रिजर्व फॉरेस्ट बचाने के नाम पर स्थानीय आदिवासियों के हकों को छीनते हुए रिजर्व वन भूमि में बसे उनके गांव में उनको निकालने की कोशिश कर रही। इस मुद्दे पर पिछले महीने इस जिले में काफी हिंसा देखने को भी मिली थी। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के एक दौरे का स्थानीय लोगों ने उस समय विरोध भी किया था। यही वजह है कि 27 अप्रैल को ही चूड़ाचांदपुर में धारा 144 लगा दी गई। हिंसक माहौल वहां पर उसी समय से तनाव बन रहा। उसी के साथ मणिपुर हाईकोर्ट के फैसले ने आग में घी का काम कर दिया और राज्य हिंसा की चपेट में आ गया। बाद में 17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हाईकोर्ट के उस फैसले को तथ्यात्मक तौर पर गलत बताया। हाईकोर्ट ने उस फैसले के खिलाफ अपील मणिपुर हाईकोर्ट की ही एक बड़ी बेंच में विचाराधीन। इस बीच मणिपुर तनाव में है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज जो अपने जवाब दिया उसमें मणिपुर दौरे का भी जिक्र किया कि वो मणिपुर गए और उन्होंने ये बताया कि शांति व्यवस्था के लिए क्या क्या कदम उठाए गए। आइए सुनते हैं उनका वो बयान। मान्यवर, हमने इस सारी की जांच के लिए हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश का एक कमीशन बना दिया है जिसमें एक IPS और IAS अफसर भी है। मान्यवर अध्यक्ष, राज्यपाल महोदय को अध्यक्ष बनाकर शांति समिति को हमने वहां पर प्रस्तापित किया है। 36,000 से अधिक सुरक्षा कर्मी जहां मतई समूह रहता है, जो कुकी रहता है, बीच में बफर जोन बनाकर खड़े हैं। आज भी गुस्सा शांत नहीं हुआ है, परंतु हिंसा इसलिए कम हुई कि बीच में 36,000 पैरामिलिट्री फोर्सेस दिन रात तैनात थे। सीमा की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए बाड़ बनाने का काम शुरू हो चुका है। बाकी बाड़ का सर्वे हमने और गति से चालू किया है। बायोमेट्रिक्स लेने की गति भी हमने बढ़ा दी है। और मैं इस सदन के माध्यम से मणिपुर के दोनों समुदायों से करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं, हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। वार्ता करिए। अभी हम मतई समुदाय के साथ भी वार्ता कर रहे हैं, मैं स्वयं कर रहा हूं। कुकी समुदाय के साथ भी वार्ता कर रहे हैं, आज भी की थी, मैं स्वयं कर रहा हूं। मेरा अनुरोध है कि साथ में बैठकर, भारत सरकार के साथ बैठकर इस समस्या का समाधान निकाल दीजिए। अफवाहों से ज़्यादा अविश्वास का वातावरण हुआ है। भारत सरकार की जरा भी मंशा नहीं है कि वहाँ की डेमोग्राफी को चेंज कर दिया जाए।
घुसपैठ को भी हम रोकेंगे। हमने राजद्वारी तरीके से म्यांमार के साथ भी बात की है और हर प्रयास हम करना चाहते हैं जो हम कर पाते हैं। 100 दिन हो जाएंगे मणिपुर में ये जो हिंसा हो रही है, और इस दौरान मणिपुर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने भी दखल दिया है और राज्य के घावों पर मरहम लगाने के लिए हाई कोर्ट की 3 रिटायर्ड महिला जजों की एक कमेटी बनाई है जो राज्य से जुड़े तमाम मुद्दों की निगरानी करेगी। मणिपुर में इस वक्त क्या हालात, क्या जमीन पर स्थिति है और क्या उसमें कुछ बदलाव आया है? शांति जरूर बताई जा रही है कि है, क्योंकि वहां फोर्स तैनात है, लेकिन तनाव भी बना हुआ है। और इस समस्या का समाधान क्या होना चाहिए, इस पर हमने बात की सामाजिक कार्यकर्ता बीना लक्ष्मी नेपराम से। एक्चुअली कुछ बदला नहीं है, बिल्कुल बदला नहीं है। हम 3 तारीख से मैं बिल्कुल उस पे एकदम मॉनिटर कर रहे हूं। इनफैक्ट हिंसा कम नहीं हो रहा है। सो ऑफ कोर्स हमको जानते हैं कि गवर्नमेंट बिल्कुल ध्यान देके दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट। मैं नहीं बताती कि गवर्नमेंट नहीं ट्राई कर रहा है। आई नो दैट सेंट्रल गवर्नमेंट इज डूइंग इट्स बेस्ट, मगर ग्राउंड रियलिटी में कोई कुकी और मैते के समुदाय के बीच में कोई समझौता अभी तक नहीं आया है। 3 मंथ्स में ये तू मैं चल रहा है। दोनों में एक पीस टॉक भी नहीं शुरू हुआ है। एक भी पीस टॉक शुरू नहीं हुआ है। एक भी बातचीत नहीं हो रहा है कि ताकि 2 झगड़ने वाले को एक साथ टेबल में बिठाए। सो द ओनली वे इज फर्स्ट एक डाइवर्सिटी पॉलिसी आए कि ऐसा लगे कि हर मणिपुरी को लगे कि दे आर इक्वल सिटीजन्स इन एन इक्वल कंट्री। नंबर 1, कुकी हो या मैते हो, उनको नहीं लगे कि भारत सरकार उनके ऊपर 2 खेल खेल रहा है। क्योंकि जैसे आपने देखा होगा सिक्योरिटी फोर्सेस भी डिवाइडेड की तरह देख रहा है आजकल। कोई पॉलिटिशियंस के ऊपर विश्वास ही तोड़ दिया है। तो लोगों को 3.3 मिलियन मणिपुरीज को ऐसा लगा बहुत हिल्स एंड वैली कि हमारी बात कोई नहीं सुन रहा है। इसीलिए तो माँ लोग बाहर आ गया है। माँ लोग क्यों बाहर आ गया है? माँ लोग बाहर आ गया क्योंकि जब उनकी बच्चे को मरवाना शुरू किया, घर को जलाना शुरू किया, माँ लोग कैसे चूल्हे जला के घर में बैठ सकते हैं? इसीलिए मणिपुरी औरतें बाहर आ गए हैं, इस युद्ध में शामिल है ये लोग। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि औरतें जो माँ लोग है, कुकी और मैते और नागा और सब माँ लोग मणिपुर के एक साथ मिलवाए, बात करें इन लोगों को। जो लीडरशिप जो डिविसिव है, जो पॉलिटिकल लीडरशिप, एक लीडर होने के नाते मीन्स माँ बाप की तरह एक लीडर, माँ बाप की तरह एक गवर्नमेंट। If government is partition, then that government doesn't deserve to exist. So एक non-partition ऐसे government लाए कि लगे कि कोई भी नागरिक under the constitution उनके life और उनके जीवन, उनके घर, उनके इज्जत, उनके religion, उनके culture को संभालने वाले government चाहिए। इसीलिए जब तक ये 3 चीजें नहीं लाएंगे और तो मणिपुर में तो इसीलिए हमने बोला ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन शुरू कीजिए। ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन में दोनों जो झगड़े वाले लोग को, उन लोगों को लाके पता है कि क्या प्रॉब्लम है। शरीर में कैंसर हो रहा है, इसका मतलब नहीं कि शरीर को 2 टुकड़े करे। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है कि सामने लाए। नूह में हुई सांप्रदायिक हिंसा का असर हरियाणा के दूसरे हिस्सों में भी दिखने लगा है। हरियाणा के कई जिलों में 40 से ज्यादा गांव में पंचायत कर मुसलमान व्यापारियों या गांव में जाकर सामान बेचने वाले मुसलमान फेरी वालों के बॉयकॉट का फैसला लिया गया है। प्रशासन अब ऐसी पंचायतों के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहा है, पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट। अपने गांव वालों से निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ के सबके आधार कार्ड देखो, जो मुसलमान हो उसको अपना मकान, कोई भी जमीन मत दो। और जो हमारे हिंदू भाई, रविवार को गुरुग्राम के तिगरा गांव में हुई महापंचायत में ये बयान दिया गया, वो भी हरियाणा पुलिस की नाक के नीचे। मुसलमानों को घर न देने के लिए, उनकी दुकानों से सामान न खरीदने के लिए और
उनके आधार कार्ड चेक करने की खुली धमकी दी गई। बाकायदा ये पैगाम हरियाणा के हर गांव तक पहुंचाने की अपील की गई। इसका असर होने लगा है। धीरे धीरे हरियाणा के गांव से मुसलमान व्यापारियों, दुकानदारों और फेरी वालों के बायकॉट के लिखित फरमान जारी होने लगे। ये फरमान झज्जर जिले के मुंडा खेड़े गांव का है, जिसमें लिखा है, गांव में पंचायत कर फैसला लिया गया है कि मुस्लिम व्यापारियों और फेरी वालों को गांव में कारोबार करने के लिए घुसने नहीं दिया जाएगा। पूरे गांव तक ना कोई रिक्वेस्ट है ना कोई प्रार्थना है, सिर्फ एक बात कहनी है, जितने भी अपने गांव में कटड़ा भी गाँव मुसलमान आओ, चाहे चूड़ी बेचने वाले आओ, गुड़ बेचने वाले आओ, किसी भी प्रकार का कोई भी मुसलमान की भाई एंट्री पिलनी गांव में बंद है। और जिस भाई ने इस चीज तक प्रॉब्लम है वो मारता मिल्स कहेगा, ना मेरी कोई कल्ला की सलाह, पूरे गांव की सलाह है। बायकॉट के ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल है। ये नौजवान कैथल जिले के पिलनी गांव के हैं, जो सरेआम मुस्लिम फेरी वालों को गांव में न आने की धमकी दे रहे हैं। बड़ा सवाल ये है कि इन गैर कानूनी बयानों पर प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया है, बस दिए हैं तो ये बयान। मुझे जो जानकारी है, ऐसा किसी ने अगर किया भी था तो उन्होंने माफी मांग दी है और रिग्रेट किया। प्रशासन कार्रवाई करेगा। इस देश का हर नागरिक, हर एक को समान अधिकार है और हर इस देश की सत्ता में सबका हिस्सा है। संवैधानिक तौर पर ऐसी कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। एक गांव की मेरे संज्ञान में आया है और मुझे ये भी संज्ञान में आया है कि उसी पंचायत ने पुनः लिख करके रिटर्न में अपनी खेद भी प्रकट किया है कि ये उन्होंने किसी गलतफहमी में दिया था, उनके गांव में कोई चोरी वोरी हुई थी, उस चक्कर में लिखा गया था। वो 36 बिरादरी को पूरे हर एक धर्म का सम्मान करते हैं और इस प्रकार की कोई भी घटना, कोई भी व्यक्ति अगर इस प्रकार का प्रयास करेगा उसके खिलाफ विशेष सख्ती की जाएगी, इसके अंदर कोई ढिलाई नहीं। वैसे प्रशासन के सख्ती भरे बयानों के बाद कुछ पंचायतों ने अपने फरमान वापस भी ले लिए हैं। इस गुरुग्राम के अंदर सबसे ज्यादा रेहड़ी हो, पटरी हो, कबाड़ी हो, कारपेंटर हो, कौन लोग हैं? मुस्लिम है, मुस्लिम। लेकिन क्या किसी मुस्लिम को थप्पड़ भी लगा? क्योंकि हिंदू वो ताकत रखता है जो हमारी शान में आ गया, हम उसकी रक्षा करने का काम करते हैं। मुस्लिम व्यापारी ही नहीं, किसी भी तरह का काम करने वाले, मुसलमानों की बायकॉट की धमकी देने वाले ये कथित हिंदू नेता खुलेआम घूम रहे हैं। इन बयानों का असर ये हुआ है कि हजारों की तादाद में मुस्लिम कामगार गुरुग्राम से पलायन कर गए हैं। गुरुग्राम के सैकड़ों होटल, सलून बंद हैं, जिनके मालिक या कारीगर मुसलमान हैं। डर की वजह से बाकी दुकानदारों ने ऐसे पोस्टर लगा दिए हैं जिसमें लिखा है कि यहाँ सिर्फ हिंदू कारीगर काम करते हैं। मुसलमान बाहरी रेडी वाला होगा तो उसके साथ जो अंजाम होगा 2 दिन बाद उसका जिम्मेवार वो खुद होगा, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। मुसलमानों के बायकॉट के बयान जब आने लगे तो इसको लेकर के कपिल सिब्बल ने एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की। जब याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई तो गुरुग्राम पुलिस ने भी जो नफरती बयान दे रहे हैं, बायकॉट का बयान दे रहे हैं महापंचायतों में, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। लेकिन मुकदमा दर्ज करने के बाद अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, ना ही उन्हें पूछताछ के लिए अब तक बुलाया गया। चलिए, कुछ हो रहा है, बयान दिए जा रहे हैं, मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, लेकिन क्या ये कार्रवाई उन हजारों मुस्लिम कामगारों के अंदर विश्वास पैदा करेंगी जो अपना गांव, घर, दुकान छोड़ के चले गए हैं? क्या उनमें ये हिम्मत आएगी कि वापस वो उन गांव में जाकर के व्यापार करें या सामान बेचें जहां से उन्हें बायकॉट करने की धमकी दी जा रही है, बाकायदा नोटिस दिए जा रहे हैं? यही सबसे बड़ा सवाल है। सहयोगी राहुल के साथ झज्जर में, नूह में कासिम के साथ और कैथल में सुनील रवीश के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और खबरों की खबर में आज इतना ही। नमस्कार।